हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्पण। ये दर्पण क्या होता है इसके बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो दर्पण दर्पण होता क्या है? दर्पण एक पृष्ठ होता है जिसके एक पृष्ठ पे कालिक होती है। मतलब एक पृष्ठ होता है जिसके दो पृष्ठ हो गए इधर उधर, तो एक तरफ कालिक पुती होती है, एक तरफ से परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ये दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण कैसा होता है? समतल दर्पण ऐसा होता है जिसके एक भाग में कालिक पुती हुई है, ये परावर्तक पृष्ठ, इसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। गोलीय दर्पण की अगर बात करें तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बात करते हैं अगर अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है। इधर बाहर कालिक से थोड़े परावर्तन होगा, तो जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसके बाहर वाले उभरे हुए भाग पर परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बहुत ज्यादा बच्चे भूलते हैं, तो याद करो। आ फार अंदर, तो जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन हो रहा है अवतल दर्पण। ऊ फार उभरा, ये माइंड मेकअप है, जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है उत्तल दर्पण। बहुत आसानी से आप याद करें। और शापार समतल, जिसके दोनों पृष्ठ समान हो, मतलब वो ना उभरा हो ना झुका हो ना अंदर बाहर, कोई मतलब नहीं, तो वो क्या होगा? समतल दर्पण। तो अगर आपसे कही जाए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा बताइए, समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर। लेकिन अब हम बात करें अगर अवतल दर्पण की, तो ऐसा दर्पण, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? ऐसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दर्पण जिसके अंदर वाले या दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, परावर्तन होता है एवं उसे सीधा सीधा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण के बजाय गोलीय दर्पण लिख लो, क्योंकि ये क्या है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण होते हैं जिसका गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे लग रहा है किसी गोले का एक गोला रहा होगा इतना बड़ा, जिसको हमने काट के दर्पण बना दिया। एक गोला को ये रहा होगा जिसको काट के, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक भाग में कालिक पुती होती है और एक भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और आती हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए पोस्ट करके। इसके आगे अगर हम बात करें दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, तो ध्यान से देखो। फार्मूला बता देते कि जो चीजें बताएंगे हम उनको यहीं पे हम डिफाइन करके दिखाएंगे। ये हमारा दर्पण कैसा है? कौन सा है? ये अवतल दर्पण।
ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये मान के चलो एक बिंदु ये P है, मान लो ये बिंदु को P मान लो, M1 है, M2 है, ये दर्पण M1 है, M2 है। अच्छा, बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा की अगर हम बात करें ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं ध्रुव। तो यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य। जैसे M1 M2 है, इनके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसमें यह ध्रुव है, इसमें यह ध्रुव है, ये प्री है। ध्रुव के बाद अगर हम बात करें तो वक्रता केंद्र, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। सी होता क्या है? वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें, वक्रता केंद्र दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक कटा हुआ भाग होता है, दर्पण एक कटा हुआ भाग होता है और वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र का मतलब, जैसे कि इस दर्पण को अगर किसका कटा हुआ भाग होगा, इसी किसी का, तो इसका केंद्र कहीं यहां होगा, तो जो इस गोले का केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे काहे से प्रदर्शित कर देते हैं हम लोग? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता त्रिज्या, तीसरी परिभाषा की अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या, तो जो इस गोले की त्रिज्या होती है, त्रिज्या कैसे होती है यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस गोले की ही त्रिज्या यही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वक्रता त्रिज्या के बाद एक बात और होती है फोकस। फोकस के पहले हम एक और बात कर लेते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जानते हो क्या है? इसमें जो ये रेखा खींची हमने, ये वाली, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फोकस की, तो एक बहुत अच्छी चीज इसमें जानने की जरूरत है, क्या कि जो दर्पण के समांतर आती है जितनी किरणें, इसके समांतर मुख्य अक्ष के, सॉरी दर्पण के नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आती हैं दर्पण से जो टकराकर परावर्तित होती है, तो केवल एक ही बिंदु से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर हम बात करें तो एक ही बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे कुछ। तो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे गई, ऐसे निकल के आ गई, है ना, कुछ यहाँ से जाती हुई। तो या तो एक
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जहां से होकर जाती है, या फिर दूसरे के लिए बात करें, इसके लिए जाती हुई प्रतीत होती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस कहलाता है। बात समझ में आ गया? फोकस क्या हो गया? तो इतनी सारी परिभाषाएं इससे रिलेटेड हो, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद एक और परिभाषा इसकी लिखते हैं हम लोग, 5 हो गई। छठी परिभाषा लिखते हैं, तो क्या होगा आपका? तो अगर इसकी नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो फोकस तो हमें पता चल गया। तो अगर हम आगे की ओर बढ़े तो एक होती है और क्या? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये हो गया फोकस दूरी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिसके बारे में, दर्पण के बारे में हमें जानना जरूरी था। इसके आगे हम लोग इस दर्पण से किसी चीज का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके कुछ नियम हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। जिस लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।